लगभग एग्जाम के अंदर यहाँ से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन बनता है। तो आप कहेंगे सर आज का हमारा बिंदु क्या रहेगा? आज का हमारा बिंदु रहेगा राजस्थान में प्रमुख वनस्पतियां कौन कौन सी हैं। यह आपके सिलेबस का महत्वपूर्ण एक बिंदु भी है। और आज हम जिस प्रमुख वनस्पतियों के बारे में चर्चा भी करेंगे, नाम लिखते ही आपको पता लग जाएगा, बिल्कुल सर आप सही कह रहे हैं, ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं। लीजिए, प्रमुख वनस्पतियों में सबसे पहले हम जिस वनस्पति की बात करते हैं वो आपके बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ इस एरिया के अंदर है। और सबसे पहले जिस वनस्पति की मैं बात करूंगा वो है आपके सामने ये नंबर 1, वो है आपके महुआ। अक्सर आप देखते हैं क्वेश्चन आता है महुआ वृक्ष से संबंधित। क्वेश्चन आता है निम्न में से आदिवासियों का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है? आदिवासियों का कल्प वृक्ष। तो याद रखिएगा, आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहलाता है महुआ। राजस्थान का जो कल्प वृक्ष है वो है, आप याद रखिएगा, खेजड़ी। ठीक है। दूसरा, इसका साइंटिफिक नेम वो है आपके, याद रखिएगा, मधुका लोंगाफोलिया। मधुका लोंगाफोलिया। मधुका लोंगाफोलिया। तीसरा क्वेश्चन आता है, इस महुआ से आदिवासियों को कौन सा पेय पदार्थ प्राप्त होता है? आदिवासियों का पेय पदार्थ, याद रखिएगा, वो है आपके महुड़ी। क्या प्राप्त होता है? महुड़ी। चौथा क्वेश्चन आता है, महुआ निम्न में से राजस्थान के कौन से क्षेत्र में? तो याद रखिएगा, देखिए, बांसवाड़ा है, याद रखिएगा, डूंगरपुर है, याद रखिएगा, उदयपुर है, और याद रखिएगा चित्तौड़गढ़। यानी इन जिलों में आपको क्या देखने को मिलेगा? महुआ। महुआ से रिलेटेड आपके एग्जाम के लिए 4 बड़े महत्वपूर्ण बिंदु हैं। आदिवासियों का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, और निम्न में से आदिवासियों का पेय पदार्थ प्राप्त होता है महुड़ी किससे? महुआ से। और ये बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, और याद रखिएगा कहां पर है? आपके चित्तौड़गढ़ में। क्लियर? नंबर 2, अगली जो वनस्पति है वो है आपके यहाँ राजसमंद और चित्तौड़गढ़ के अंदर आपको देखने को मिलती है। और नंबर 2 आप लिखेंगे वो है पलास। कौन सी? पलास। पलास, जिसे आप एक अन्य नाम से भी जानते हैं, आप इसे कह सकते हैं ढाक। अन्य नाम क्या है इसका? ढाक। लेकिन एग्जामिनर द्वारा पूछा जाता है, निम्न में से किसे द फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट कहा गया है? द फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि जंगल की आग। जंगल की आग, या फिर इसे आप कह सकते हैं वन की ज्वाला। द फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट, जंगल की आग या वन की ज्वाला, निम्न में से किसे कहा गया है? याद रखिएगा, पलास। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है आपके, याद रखिएगा, ब्यूटिया। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, याद रखिएगा। और हमारे राजस्थान के कौन से क्षेत्र में ये आपको देखने को? तो याद रखिएगा वो है राजसमंद, राजसमंद और चित्तौड़गढ़। बताइए, बात क्लियर है? काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। प्लास, जिसे आप ढाक भी कहते हैं, जंगल की आग या वन की ज्वाला, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा इसका साइंटिफिक नेम है, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ में। और इधर आपके सामने क्या रहा? ये महुआ। बताइए, बात क्लियर है क्या? क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नंबर 3। 1 नंबर महुआ हो गया, 2 नंबर आपके प्लास हो गया है। लीजिए आगे अगली चर्चा कर लेते हैं। और अगली जो चर्चा है वो आपके सामने ये रही। लीजिए, मैं दिख रहा है क्या? चलिए देखिए,
अगली वनस्पति यहां से देखते हैं, नंबर 3। और नंबर 3 हम जिस वनस्पति की बात करेंगे वो है आपके आदिवासियों का हरा सोना। कई बार सीधा सीधा वन लाइनर क्वेश्चन आता है, निम्न में से आदिवासियों का हरा सोना किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे सर वो है बांस। देखिए नंबर 3 लिखिए पहले, वो है आपके सामने बांस। बांस याद रखिएगा आदिवासियों का हरा सोना। आदिवासियों का हरा सोना किसे कहा जाता है, याद रखिएगा बांस को। बांस का साइंटिफिक नेम क्या है, तो याद रखिएगा वो है आपके बम्बूसा वेलगेरिस। इसका क्या है, याद रखिएगा साइंटिफिक नेम, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। और वर्तमान के अंदर ये जो बांस है इसे दर्जा है, याद रखिएगा विश्व की सबसे लंबी घास का। विश्व की सबसे लंबी घास का दर्जा दिया गया है, किसको, बांस को। एक बार एग्जाम ने यह भी पूछा कि निम्न में से राष्ट्रीय बांस मिशन जो है वो कब लाया गया, राष्ट्रीय बांस मिशन, तो याद रखिएगा यह है आपके 2006 और 7। राष्ट्रीय बांस मिशन याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2006 और 7। एक क्वेश्चन ये, आदिवासियों का हरा सोना दूसरा क्वेश्चन, इसका साइंटिफिक नेम याद रखिएगा, ये आपके सामने होता है इसका तीसरा क्वेश्चन। अब इसका क्षेत्र कौन कौन सा है, तो वैसे आप देखेंगे तो देखो बांसवाड़ा है, याद रखिएगा डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, और याद रखिएगा यहाँ पर ये शिरोई भी है। शिरोई के अंदर भी आपको बांस देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा आपके सामने चित्तौड़गढ़ है, और इसके अलावा याद रखिएगा कोटा है, ठीक है। बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, शिरोई है, चित्तौड़गढ़ है और कोटा है। यहां पर आपको कौन सी और किस प्रकार की वनस्पति देखने को मिलेगी, तो याद रखिएगा वो है आपके सामने बांस, ठीक है। कौन सा है, याद रखिएगा बांस, ठीक है। अब नंबर 4, नंबर 4 जो वनस्पति है आपके सामने वो है आपके खेर वृक्ष। कौन सा है, खेर वृक्ष। खेर वृक्ष की बात हम करते हैं तो सबसे पहले साइंटिफिक नेम वो है आपके, याद रखिएगा अकेशिया कटेचु। अकेशिया कटेचु। देखिए महुआ का साइंटिफिक नेम है मधुका लोंगाफोलिया। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, मधुका लोंगाफोलिया। प्लास का साइंटिफिक नेम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। इधर बांस का साइंटिफिक नेम है बम्बूसा वेलगेरिस, और खेर वृक्ष का साइंटिफिक नेम है अकेशिया कटेचु। याद रखिएगा इसी खेर वृक्ष से कत्था का एक्तरण किया जाता है। किसका एक्तरण किया जाता है, याद रखिएगा कत्था का। और कत्था का एक्तरण करने वाली जो जाति है वो है आपके सामने कौन सी, तो याद रखिएगा वो होती है कथोड़ी जनजाति। कौन सी है, कथोड़ी जनजाति द्वारा, याद रखिएगा हांडी पद्धति द्वारा। कौन सी, हांडी पद्धति द्वारा खेर वृक्ष से याद रखिएगा क्या प्राप्त किया जाता है, कत्था। और खेर वृक्ष का जो मुख्य उत्पादन है, मुख्य रूप से ये आपको वनस्पति जहां पर देखने को मिलेगी वो जिले हैं आपके उदयपुर है और याद रखेंगे चित्तौड़गढ़। खेर वृक्ष का मुख्य उत्पादक जो जिले हैं वो है आपके सामने उदयपुर और याद रखिएगा कौन सा, चित्तौड़गढ़। लेकिन इसके अलावा भी यदि आप बात करेंगे तो याद रखिएगा झालावाड़ है, कोटा है और याद रखिएगा सवाई माधोपुर है। इन जिलों में भी आपको किस प्रकार की वनस्पति देखने को मिलेगी, वो है आपके सामने खेर। तो खेर वृक्ष इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे बांस इंपॉर्टेंट है, इससे पहले प्लास इंपॉर्टेंट है, महुआ इंपॉर्टेंट। 4 बिंदु हो गए कंप्लीट, चारों बिंदु कंप्लीट। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला जो बिंदु है उसके बारे में चर्चा और करते हैं। देखिए अब हम जिस बिंदु के बारे में चर्चा करेंगे वो भी बड़ा खास बिंदु है, वो भी बहुत खास है एग्जाम के लिए। अब देखिए हम चर्चा यहां से करेंगे।
अब हम जिस प्रकार से वन और वनस्पति की चर्चा करते आ रहे हैं, जैसे महुआ हमने पढ़ लिया, बांस हमने पढ़ लिया, प्लास हमने पढ़ लिया, खेर हमने पढ़ लिया, कौन सा, ये सारे हमने पढ़ लिए। अब हम जिस बिंदु के बारे में चर्चा करेंगे, अब देखिएगा यहां से रिलेटेड शिरोई, सिरोही के अंदर क्षेत्र है, याद रखिएगा माउंट आबू। सिरोही के अंदर क्षेत्र है कौन सा, माउंट आबू। आप आबू प्रदेश कह सकते हैं इसे, माउंट आबू या फिर क्या है, आबू प्रदेश, याद रखेंगे माउंट आबू या फिर आपके आबू प्रदेश। यहां से सर्वाधिक बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया है, कौन सा, क्योंकि सिरोही जिले के इस माउंट आबू या आबू प्रदेश के अंदर जिस प्रकार के वन आपको देखने को मिलते हैं वो है आपके सदाबहार वन। कौन से वन हैं, सदाबहार वन। सदाबहार वन का मतलब है सदा हरा भरा क्षेत्र, सदा हरा भरा जो क्षेत्र है उसे कहते हैं सदाबहार वन। तो कई बार तो एग्जामिनर डायरेक्ट इतना ही पूछता है कि राजस्थान के कौन से क्षेत्र में सदाबहार वन है, तो आप याद रखेंगे माउंट आबू या फिर आबू प्रदेश, या फिर ऑप्शन में आ जाता है आपके क्या, सिरोही, याद रखिएगा। अच्छा, इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, पूछने में आपको एग्जाम में ऐसे भी पूछ लेगा, उपोषण सदाबहार वन कहाँ पर मिलेंगे, या फिर पूछने का तरीका आपके सामने ऐसे भी हो सकता है कि सदाबहार वन से पूछ लेगा, या फिर उपोषण सदाबहार वन से पूछ लेगा, या फिर आपको पूछ लेगा अर्धहरित सदाबहार वन, अर्धहरित सदाबहार वन, मतलब पूछने का तरीका ऐसा हो सकता है, याद रखेंगे। सदाबहार वन दे सकता है, उपोषण सदाबहार वन दे सकता है, अर्धहरित सदाबहार वन दे के वो आपसे पूछ सकता है, याद रखेंगे आप, ठीक है। इस प्रकार से ऊंचाई की बात करेंगे तो कई बार ये भी क्वेश्चन आ रखा है ऐसे, याद रखेंगे, ठीक है। औसत वर्षा की भी बात करेंगे यहां, तो आप सब जानते हैं औसत वर्षा जो है वो है आपके 120 से लेकर 150 सेमी, तभी तो यहां पर सदा क्या रहता है, हरा भरा क्षेत्र रहता है, याद रखेंगे आप, ठीक है। बस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के अंदर सदाबहार वन, उपोषण सदाबहार वन, अर्धहरित सदाबहार वन, ऊंचाई और औसत वर्षा से रिलेटेड आपको एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। आगे अब देखिए, अब हम जिस अगले वनों की बात करते हैं वो भी एग्जाम के लिए बहुत खास है, क्योंकि एक तरफ है सदाबहार वन और एक तरफ लिख रहा हूं मैं, ये लो सागवान वन। ये तो है आपके कौन से, सदाबहार वन, माउंट आबू क्षेत्र, और एक तरफ मैं लिख रहा हूं कौन से, सागवान वन। सागवान वन जिसे आप कह सकते हैं शुष्क सागवान वन, शुष्क सागवान वन, याद रखेंगे। ये आपको मिलेंगे राज्य के दक्षिणी भाग में, कहां पर मिलेंगे, राज्य के दक्षिण भाग में। यदि आपको पूछा जाए कि सर्वाधिक कौन से जिले में है, तो याद रखिएगा सर्वाधिक जो जिला है वह है बांसवाड़ा, लेकिन इसके अलावा आप और याद रखेंगे कि यह आपको सीता माता जो वन्य जीव अभ्यारण्य है ना, वहां पर भी देखने को मिलेंगे, सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य। और आप सब जानते हैं सीता माता जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वह पढ़ते भी है कि उड़न गिलेरी के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा, ठीक है। और ये आपके कहां पर है, तो प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़, यानी कि बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है, चित्तौड़गढ़ है, ये जो पूरा एरिया है यहाँ पर आपको किस प्रकार के वन देखने को मिलेंगे, वह है सागवान के वन, आप याद रखेंगे, ठीक है। और ऊंचाई की बात करेंगे तो याद रखिएगा 250 से 450 मीटर सागवान, याद रखिएगा। और इसके बारे में आप पढ़ते भी हैं कि ये एक इमारती लकड़ी है, कैसी है, इमारती लकड़ी। याद रखिए एग्जाम में या तो सागवान वन आएगा या फिर सदाबहार वन, इन दोनों में से एक फैक्ट जो है वो आपको जरूर पूछा जाता है, याद रखेंगे, या तो आपको सदाबहार वन या फिर आपके सागवान वन। इसके अलावा आपके सामने खेर वृक्ष, बांस, इसके अलावा प्लास, महुआ, और
एक बिंदु और देखते हैं, वहां से भी रिलेटेड जो है वो एग्जामिनर आपको कई बार क्वेश्चन पूछता है। और अगला जो बिंदु है वो हम लिख लेते हैं डायरेक्ट, वो है आपके, लिखिएगा तेंदु, तेंदु वृक्ष, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट। कौन सा है? तेंदु वृक्ष। तेंदु वृक्ष की बात करते हैं तो इसका जो अन्य नाम है उसे आप पढ़ते हैं टिमरू के नाम से। तेंदु वृक्ष का अन्य नाम आप क्या पढ़ सकते हैं? याद रखिएगा, इसे आप टिमरू के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा इसकी पत्तियों का जो प्रयोग है, पत्तियों का जो प्रयोग है वो किस में होता है? याद रखिएगा बीड़ी बनाने में, बीड़ी बनाने में। तो काफी बार क्वेश्चन आया है, निम्न में से बीड़ी बनाई जाती है कौन से वृक्ष की पत्तियों से? याद रखिएगा तेंदु वृक्ष की पत्तियों से। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये आपको राजस्थान के कौन से क्षेत्र में देखने को मिलेगा? तो देखिए बांसवाड़ा है, ठीक है, डूंगरपुर है, चित्तौड़गढ़ है, याद रखिएगा झालावाड़ है, याद रखिएगा कोटा है। ठीक है, और इसमें एक खास बात याद रखिएगा, क्वेश्चन आया था कि राजस्थान में मयूर बीड़ी बनाने का कारखाना कहां पर है? मयूर बीड़ी बनाने का जो कारखाना है वो आपके राजस्थान के कौन से जिले में? ये मयूर बीड़ी बनाने का कारखाना, याद रखिएगा ये आपको मिलता है टोंक में। कौन से जिले में देखने को मिलता है? याद रखिएगा टोंक के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक आता है आपके सालरवन या सालवन, आपने नाम जरूर सुना होगा, सालर या फिर शालवन। राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ गोंद उत्पादन होता है, सर्वश्रेष्ठ गोंद उत्पादन। लेकिन याद रखेंगे राजस्थान में गोंद उत्पादन हेतु जो प्रसिद्ध स्थान है वह है चौहटन। गोंद उत्पादन हेतु जो प्रसिद्ध स्थान है राजस्थान के अंदर वो है आपके चौहटन। चौहटन है, याद रखिएगा, बाड़मेर के अंदर। लेकिन निम्न में से सर्वश्रेष्ठ गोंद जो उत्पादन होता है वो होता है आपके सालर या फिर सालवन से, याद रखिएगा। ठीक है, इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है बोसवालिया सर्राटा, बोसवालिया सर्राटा। कई बार क्या है कि इस प्रकार से भी आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, ऊंचाई भी पूछ ले तो याद रखिएगा 450 मीटर। और ये बोसवालिया सर्राटा याद रखिएगा, ये पूछा गया है एग्जाम के अंदर, निम्न में से किस प्रकार की वनस्पति को कहा गया है बोसवालिया सर्राटा? क्योंकि इसका साइंटिफिक नेम है किसका? साल या फिर सालरवन का, याद रखेंगे। ठीक है, और ये राजस्थान के कौन से क्षेत्र में है? क्योंकि ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए बहुत खास है। हमने जहां पर महुआ, हमने जहां पर बांस, हमने जहां पर आपके खेर वृक्ष, इन सब का जो क्षेत्र पड़ा है वो, और उसके अलावा ये क्षेत्र और इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सालरवन का शिरोही है, राजसमंद है, चित्तौड़गढ़ है, याद रखिएगा, पाली है, अजमेर है। ये नाम देकर आपको पूछ लिया जाता है निम्न में से सालरवन, तो शिरोही, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, पाली, शिकर, शिकर एक और रह गया, शिकर और अजमेर। यहां पर आपको किस प्रकार की वनस्पति देखने को मिलती है? सालर या फिर शालवन। तो सालर सालवन हो गया, तेंदु वृक्ष हो गया, आपके सागवान वन या सदाबहार वन हो गया, उसके अलावा आपके बांस हो गया, खेर वृक्ष हो गया, और उसके अलावा महुआ और क्या हो गया? प्लास। आज का हमारा बिंदु रहेगा रामसर साइट। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये रामसर साइट होती क्या है, ये कौन सी साइट है। देखिए रामसर साइट
वे साइट है जहां विश्व के अंदर जितने भी आर्द्र भूमि हैं या जो नम भूमि हैं उन सभी को शामिल करके एक साइट बनाई गई है जिसका नाम रखा गया है रामसर साइट। रामसर याद रखिएगा ईरान देश के अंदर एक स्थान है। कहाँ पर है ये? ईरान देश में। आप कहेंगे सर इस प्रकार की ये जो साइट है रामसर साइट, इसकी शुरुआत, तो देखिए इसकी जो शुरुआत है वो हुई है आपके 2 फरवरी 1971। इसीलिए हम पढ़ते भी हैं कि जो 2 फरवरी है, इस 2 फरवरी को एक दिवस मनाया जाता है। कौन सा? याद रखिएगा विश्व आर्द्र भूमि दिवस, या इसे हम कह सकते हैं नम भूमि दिवस। तो एक क्वेश्चन तो आपके यहां से इंपॉर्टेंट बन जाता है कि विश्व आर्द्र भूमि या नम भूमि जो दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो आप याद रखेंगे 2 फरवरी। अगली बात यह है कि हमारे राजस्थान के कितने स्थल जो हैं वो इस रामसर साइट के अंदर शामिल हैं, तो आप कहेंगे सर हमारे राजस्थान के जो स्थल हैं वो 5 स्थल हैं। कितने स्थानों को शामिल किया गया है? 5 स्थल जो हैं वो किस में शामिल है? रामसर साइट में। पहले हम इन 5 स्थलों के बारे में चर्चा करते हैं कि हमारे राजस्थान के ऐसे कौन से 5 स्थल हैं जो रामसर साइट में शामिल हैं। देखिए सबसे पहला तो क्वेश्चन यही आएगा कि राजस्थान का पहला कौन सा स्थल है जिसे रामसर साइट में शामिल किया गया है, तो आप कहेंगे सर हमारे राजस्थान का जो पहला स्थल है जिसे रामसर साइट में शामिल किया गया वो है आपके, याद रखिएगा, केवलादेव गन्ना पक्षी विहार भरतपुर। केवलादेव गन्ना पक्षी विहार भरतपुर, याद रखिएगा, केवलादेव गन्ना पक्षी विहार भरतपुर। आप कहेंगे सर इसे कब शामिल किया गया, तो याद रखिएगा केवलादेव गन्ना पक्षी विहार जो भरतपुर है इसे रामसर साइट के अंदर कब शामिल किया गया है, तो याद रखिएगा 1981। यानी हमारे राजस्थान का वह पहला स्थल जिसे रामसर साइट में शामिल किया गया वो यह है आपके केवलादेव गन्ना पक्षी विहार भरतपुर। ये जो केवलादेव गन्ना पक्षी विहार भरतपुर है, याद रखिएगा इसे पक्षियों का स्वर्ग स्थल कहा गया है। पक्षियों का स्वर्ग स्थल, पक्षियों का स्वर्ग स्थल किसे कहा गया है? याद रखिएगा केवलादेव गन्ना पक्षी विहार भरतपुर। अच्छा, इसकी एक खास बात और भी है, ये हमारे राजस्थान का एकमात्र ऐसा स्थल है जो रामसर साइट में तो शामिल है ही, इसके अलावा इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया है। ये इसकी एक यूनिक सी बात और, इसको यूनेस्को द्वारा याद रखिएगा किसमें शामिल किया गया है? विश्व धरोहर में। तो ऐसा बन सकता है कि हमारे राजस्थान का एकमात्र ऐसा कौन सा स्थल है जिसे रामसर साइट वे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया है, वो है केवलादेव गन्ना पक्षी विहार भरतपुर। और इसे याद रखिएगा विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया है? 1985 के अंदर। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट। चलिए, हमारे राजस्थान का दूसरा कौन सा स्थल है जिसे रामसर साइट में शामिल किया गया? आप कहेंगे सर दूसरा स्थल जो है वो है आपके सामने यहां पर, और वो है, याद रखिएगा, सांबर झील। कौन सी झील है? याद रखिएगा सांबर झील। सांबर झील की हम बात करते हैं तो आप सब जानते हैं कि प्रमुख रूप से तो ये हमारे राजस्थान के जिस जिले में आती है वो है जयपुर, लेकिन इसका विस्तार जो है वो वर्तमान के अंदर 3 जिलों में है। भाई जयपुर में भी है ये, इसका विस्तार आप देखेंगे अजमेर में भी है, और इसका विस्तार जो है वो डीडवाना कुचामन जिले में भी है। पहले ये नागौर में था, अब आप सब जानते हैं ये एक नवीनतम जिला बन गया है। तो इन 3 जिलों में विस्तार है, लेकिन प्रमुख रूप से पूछा जाए तो याद रखिएगा सांबर झील जो है वो आपके कहां पर है? जयपुर में। अच्छा, सांबर झील को कब शामिल किया गया था रामसर साइट में? तो याद रखिएगा 1990 में। राजस्थान का पहला स्थल है आपके केवलादेव गन्ना पक्षी विहार भरतपुर, जिसे शामिल किया गया था रामसर साइट में 1981 को, जबकि सांबर झील को शामिल किया गया है 1990 के अंदर। यह हमारे राजस्थान का दूसरा ऐसा स्थल था जिसे रामसर साइट में शामिल किया गया। अच्छा, सांबर झील आप सब जानते हैं
कि 2019 के अंदर ये चर्चा में रही थी, क्योंकि 2019 के अंदर एक बीमारी आई थी जिसका नाम है बोटुलिज्म बीमारी। और इसी बीमारी के कारण आपने पढ़ा भी है कि यहाँ पर लाखों करोड़ों जो जीव जंतु पशु पक्षी है वो मारे गए थे। जीव जंतु पक्षी वे पशु जो है वो मारे गए थे। कौन सी बीमारी के कारण? बोटुलिज्म बीमारी के कारण। बाकी आप सब जानते हैं कि सांबर झील जो है वो हमारे राजस्थान में, याद रखिएगा, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। और सांबर झील से नमक का जो उत्पादन भी होता है, वो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी आता है कि हमारे पूरे भारत के अंदर जो नमक का उत्पादन होता है उसका कितना हिस्सा सांबर झील से उत्पादित होता है? तो आप कहेंगे सर देश के कुल नमक उत्पादन का, याद रखिएगा, इस सांबर झील से जो प्राप्त होता है वो है 8.7%। याद रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण बिंदु आप पढ़ते ही हैं। लेकिन ये हमारे राजस्थान का दूसरा ऐसा स्थल है जिसे किसमें शामिल किया गया? रामसर साइट में। फिर अगली हम बात करते हैं कि सर तीसरा कौन सा स्थल है? तो तीसरा जो स्थल बना वो है आपके सामने यहाँ पर, वो है आपके, याद रखिएगा, खिंचन। कौन सा गांव? आप कहेंगे सर खिंचन गांव। ये जो खिंचन गांव है ये आपके कहाँ पर है? तो आप कहेंगे सर वर्तमान के अंदर ये जिस जिले में आता है वो है फलोदी। और हम सब जानते हैं कि फलोदी जो है वो पहले किस जिले का हिस्सा था? जोधपुर का, याद रखेंगे। लेकिन अब ये जो है ये आपके सामने, याद रखिएगा, फलोदी जो है वो एक नवीनतम जिला बन गया अब आपके सामने। ठीक है, तो तीसरा जो है स्थल वो है खिंचन गांव। आप कहेंगे सर इसे कब शामिल किया गया? इसे शामिल किया गया है आपके जून 2025। जी हाँ, 4 जून 2025। ये जो खिंचन गांव है ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो आप कहेंगे सर ये प्रसिद्ध है कुरजा के लिए। याद रखिएगा, कौन से पक्षी के लिए प्रसिद्ध है? कुरजा पक्षी के लिए। इसीलिए हम पढ़ते भी हैं कि देश का प्रथम कुरजा कंजर्वेशन जो रिजर्व है वो कहाँ विकसित किया गया? आप कहेंगे सर खिंचन के अंदर। याद रखिएगा, देश का प्रथम कुरजा कंजर्वेशन जो रिजर्व है, याद रखिएगा, वो कहाँ पर स्थापित किया गया था? इसी खिंचन गांव में। तो हमारे राजस्थान का तीसरा स्थल जिसे रामसर साइड में शामिल किया गया वो आपके सामने कौन सा है? खिंचन गांव, जो वर्तमान फलोदी जिले में आता है। फलोदी पहले जोधपुर जिले का हिस्सा था, अब ये एक नवीनतम जिला है। ठीक है, चलिए, इसी के साथ में ही, खिंचन गांव के साथ में ही हमारे राजस्थान का एक गांव और रामसर साइड में शामिल हुआ था, वो है आपके सामने यहाँ पर। और वो गांव है, इसी के साथ में ही शामिल हुआ था ना, वो है मेनार गांव। और ये जो मेनार गांव है ये आपके कहाँ पर है? याद रखिएगा, उदयपुर के अंदर। इसे भी शामिल कब किया गया? इसे भी शामिल किया गया आपके जून 2025, 4 जून 2025 को। ये जो मेनार गांव है इसे याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बर्ड विलेज के नाम से जाना जाता है। किस लिए जाना जाता है? बर्ड विलेज के नाम से इस गांव को जाना जाता है। तो ये था हमारा राजस्थान का चौथा स्थल जिसे रामसर साइड में शामिल किया गया। इन दोनों को एक साथ ही शामिल किया गया था। लेकिन अब इंपॉर्टेंट और बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, राजस्थान का पांचवा या फिर नवीनतम कौन सा ऐसा स्थल है जिसे रामसर साइड में शामिल किया गया? वो है आपके सामने एक झील। वो है आपके सामने एक झील है। और कौन सी झील है? तो आप कहेंगे सर वो यहाँ है। हमारे राजस्थान का पांचवा स्थल जिसे रामसर साइड में शामिल किया गया वो है आपके सामने लीजिए, कौन सी झील है? तो आप कहेंगे सर वह है सिल्लीसेड झील। और ये जो सिल्लीसेड झील है ये आपके राजस्थान के कौन से जिले में है? तो याद रखिएगा, अलवर के अंदर है। ये जो सिल्लीसेड झील है इसे कब शामिल किया गया? तो याद रखिएगा, इसे शामिल किया गया है 12 दिसंबर 2025। जी हाँ,
याद रखिएगा राज्य का तो ये बना था पांचवा, राज्य का पांचवा स्थल, जबकि याद रखिएगा देश का, देश का 96वां ऐसा स्थल जो किसमें शामिल हुआ था, रामसर साइट में। याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है ये कि हमारे राजस्थान का तो ये पांचवा स्थल बना था जिसे किसमें शामिल किया गया, याद रखिएगा रामसर साइड में। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये देश का कौन सा स्थल है, याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो बना था 96वां। कौन सा बना था, 96वां, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये काफ़ी बार एग्जाम के अंदर आया भी है और आगे भी आने की संभावना रहती है कि रामसर साइड के अंदर एक तो पहला स्थल राजस्थान का, और एक अभी हाल ही के अंदर जो नवीनतम है वो कौन सा है, तो याद रखिएगा वो है आपके सामने ये आपके सिल्लीसेट झील, जिसे 12 दिसंबर 2025 को रामसर साइड में शामिल किया गया। हमारे राजस्थान का तो ये बना था पांचवा स्थल जिसे रामसर साइड में शामिल किया गया, और देश का बना था कौन सा, 96वां स्थल जिसे रामसर साइड में शामिल किया गया। ये जो सिल्लीसेट झील है याद रखिएगा इसका निर्माण जो है वो करवाया है आपके महाराजा विनय सिंह ने। महाराजा विनय सिंह द्वारा इस झील का निर्माण जो है वो 1845 ईस्वी के अंदर करवाया गया था। ये जो सिल्लीसेट झील है इसके अंदर याद रखिएगा प्रमुख रूप से आपको राहु व कतला नामक जो है वो मछलियां देखने को मिलेगी। और ये क्वेश्चन सीटी में आया था पिछली बार कि राहु व कतला नामक मछलियां जो है वो राजस्थान की कौन सी झील में हैं, याद रखिएगा इसी आपके सिल्लीसेट झील के अंदर। अच्छा, ये जो सिल्लीसेट झील है यहाँ पर एक व्यवस्था है जिसे बोलते हैं पोटून व्यवस्था। पोटून व्यवस्था का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो नाव है उस नाव के ऊपर लकड़ी के महल बनाए गए हैं और देखने में प्रतीत होता है जैसे तैरते हुए क्या है, महल है। पोटून व्यवस्था, तैरते हुए महल, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट। तो हमारे राजस्थान के कौन कौन से ऐसे 5 स्थल हैं जिनको रामसर साइड में शामिल किया गया है, तो मेरे हिसाब से कहीं कोई दिक्कत है नहीं। पहला हो गया आपके सामने केवलादेव गन्ना पक्षी विहार भरतपुर 1981। दूसरा हो गया आपके सांबर झील जयपुर 1990 के अंदर। तीसरा हो गया है आपके सामने खिंचन गांव फलोदी 2025। मेनार गांव हो गया है 4 नंबर 2025 उदयपुर में। और पांचवा हो गया है आपके सिल्लीसेट झील 12 दिसंबर 2025, और ये आपके राजस्थान के कौन से जिले में, याद रखिएगा अलवर जिले के अंदर। ठीक है, तो ये है हमारे राजस्थान के 5 ऐसे स्थल जिनको किसमें शामिल किया गया है, रामसर साइड में। पूछने का तरीका कैसा भी हो सकता है, पहला कौन सा है, नवीनतम कौन सा है, नवीनतम जो राज्य का पांचवा है वो देश का कौन सा बना है। अक्सर इस प्रकार के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। फिर इसके अलावा आपको पूछा जा सकता है कि हाल ही के अंदर कौन से 2 गांव, तो खिंचन और मेनार गांव, याद रखिएगा ये फलोदी के अंदर और ये उदयपुर के अंदर। वरना आपको पूछ लेगा हमारे राजस्थान की 2 कौन सी झीलें हैं जो रामसर साइड में शामिल हैं, तो याद रखिएगा एक सांबर झील है और दूसरी कौन सी है, याद रखिएगा सिल्लीसेट झील। मतलब कैसे भी क्वेश्चन बना सकता है एग्जामिनर, और ये नवीनतम है इसलिए बेहद खास बनता है। तो नवीनतम तो पूछेगा ही पूछेगा, साथ में ये स्टैटिक्स प्रकार के जो क्वेश्चन बन सकते हैं ये भी आपको पूछे जा सकते हैं। अच्छा, इनमें एक खास बात और याद रखिएगा, हमारे राजस्थान का एकमात्र ऐसा स्थल जो रामसर साइड में तो शामिल है ही, साथ के अंदर विश्व धरोहर में भी शामिल है, वो कौन सा है, तो याद रखिएगा केवलादेव गन्ना पक्षी विहार भरतपुर। और कौन कौन सी बातें इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। देखो, तो हमने ये चर्चा की कि राजस्थान के अंदर कुल रामसर साइड के अंदर शामिल स्थल जो कितने हैं वो है 5। इसके अलावा देखिए आपको पूछा जाता है कि राजस्थान के अंदर, राजस्थान में कुल आर्द्र भूमियां कितनी हैं, राजस्थान में कुल कितनी आर्द्र भूमियां हैं, तो आप कहेंगे सर राजस्थान में जो कुल हैं वो आर्द्र भूमियां हैं 44, याद रखिएगा। अच्छा, इसमें सर्वाधिक कहां पर है, क्वेश्चन ये भी पूछे गए हैं राजस्थान में कुल कितनी आर्द्र भूमियां, यानी कि राजस्थान में कुल कितने रामसर स्थल हैं,
रामसर साइड में तो कितने हैं, 5 हैं, लेकिन राजस्थान में कितने हैं, याद रखिएगा 44। और इनमें सर्वाधिक जो है वो आपके कौन से जिले में है, 12 के अंदर है। और कितने आर्द्र भूमियां हैं, याद रखिएगा 12, याद रखिएगा 12, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और ये एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। इसके अलावा आप और याद रखेंगे कि हमारे यहाँ पर यानी कि भारत के, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी आ रखा है, भारत के किन दो शहरों को, भारत के किन दो शहरों को रामसर शहर का दर्जा दिया गया है। यानी हमारे भारत के ऐसे कौन से 2 शहर हैं जिनको रामसर शहर का दर्जा दिया गया है। उनमें से एक शहर हमारे राजस्थान का है, पूछा गया है ये भी क्वेश्चन। यानी भारत के ऐसे कौन से 2 शहर हैं जिनको रामसर शहर का दर्जा दिया गया है, तो याद रखिएगा वो है 2। हमारे राजस्थान की तरफ से हम बात करेंगे तो वो है उदयपुर, और एक अन्य जो है वो है इंदौर। यानी हमारे भारत के 2 ऐसे शहर हैं जिनको किनका दर्जा है, रामसर शहर का, याद रखिएगा। तो हमारे राजस्थान के संदर्भ में पूछा जाए, याद रखिएगा कि राजस्थान का ऐसा कौन सा शहर जिसे रामसर शहर का दर्जा है, तो याद रखिएगा उदयपुर। कौन सा है, उदयपुर, याद रखिएगा। और उदयपुर हम सब पढ़ते भी हैं कि हमारे राजस्थान के अंदर जो है वो आपके जिलों की नगरी के रूप में। और इसके अलावा याद रखिएगा हमारे राजस्थान के अंदर सैलानियों का जो स्वर्ग है, सैलानियों का स्वर्ग, वो जिसे कहा गया है वो उदयपुर ही है, याद रखिएगा, सैलानियों का स्वर्ग। ठीक है जी, चलिए, तो ये था आज का हमारा बिंदु, राजस्थान में रामसर साइट। स्टार लगा लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे वो क्वेश्चन पूछने का तरीका आपके सामने दिवस से हो, स्थल से हो, शहर से हो, कुल आर्द्र भूमि हो, या फिर सर्वाधिक जो है वो राजस्थान के कौन से जिले में, या फिर इन स्थलों से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा। कमेंट, राजस्थान में कितने जंतु वाले हैं और कौन कौन से, क्योंकि आप अक्सर देखते हैं कि एग्जामिनर जो है वो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो राजस्थान में जंतुवाले की जब बात करते हैं तो आप सब जानते हैं कि हमारे राजस्थान में कुल कितने जंतुवाले हैं, तो आप कहेंगे सर राजस्थान में कुल जंतुवाले जो हैं उनकी संख्या है 5। सबसे पहली बात तो ये कि राजस्थान में कुल कितने जंतुवाले हैं, याद रखिएगा 5 जंतुवाले हैं। कौन कौन से 5 जंतुवाले हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले राजस्थान का जो पहला जंतुवालय है वो है आपके, याद रखिएगा, जयपुर जंतुवालय। राजस्थान का पहला जो जंतुवालय है वो है आपके जयपुर जंतुवालय। आप सब जानते ही हैं भाई, कहाँ पर है ये, जयपुर के अंदर। अच्छा, ये जो जयपुर जंतुवालय है इसकी स्थापना कब हुई है, तो आप कहेंगे सर 1876, 1876 के अंदर। और याद रखिएगा ये राज्य का प्रथम जंतुवालय है। क्या है ये, राज्य का प्रथम जंतुवालय। ठीक है, अच्छा प्रथम है इसीलिए एक बार ये भी क्वेश्चन आया था कि राजस्थान का जो प्रथम जंतुवालय है जयपुर जंतुवालय, निम्न में से किस शासक के समय स्थापित किया गया था, तो स्थापना कब है इसकी, 1876। और इस समय जयपुर के जो शासक थे उनका नाम है, याद रखिएगा, सवाई राम सिंह सेकंड। सवाई राम सिंह सेकंड के समय राजस्थान में प्रथम जंतुवालय की स्थापना हुई, जयपुर जंतुवालय। दूसरा जंतुवालय, ये तो पहला हो गया। दूसरा जो जंतुवालय है वो है आपके यहां, और दूसरा जो जंतुवालय है वो है आपके, याद रखिएगा, नाम है उदयपुर जंतुवालय। और ये जो उदयपुर जंतुवालय है इसकी जो स्थापना है वो याद रखिएगा 1878 के अंदर। और ये कहाँ पर है, तो बताने की आवश्यकता है नहीं, उदयपुर। राजस्थान का पहला जंतुवालय जयपुर जंतुवालय, 1876 में स्थापना। राजस्थान का दूसरा जंतुवालय उदयपुर जंतुवालय, स्थापना है आपके 1878 ईस्वी के अंदर, उदयपुर। ठीक है, अच्छा तीसरा, आप कहेंगे सर राजस्थान का जो तीसरा जंतुवालय है
वो है आपके बीकानेर जंतुवालय। राजस्थान का तीसरा जो जंतुवालय है वो है आपके बीकानेर जंतुवालय। और बीकानेर जंतुवालय आप जानते ही हैं बीकानेर के अंदर, और इसकी जो स्थापना है वो याद रखिएगा कब, तो आप कहेंगे सर 1922। प्रथम 1876, दूसरा 1878, तीसरा आप कहेंगे सर 1922। ठीक है। चौथा, तो आप कहेंगे सर राजस्थान का जो चौथा जंतुवालय है वो है आपके जोधपुर जंतुवालय। कौन सा है? जोधपुर जंतुवालय। और जोधपुर जो जंतुवालय है इसकी जो स्थापना है वो हुई है, याद रखिएगा, 1936 के अंदर। कहाँ पर? आप कहेंगे सर जोधपुर। ये आपके राजस्थान का चौथा जंतुवालय। बात करते हैं राजस्थान के अंदर पांचवें जंतुवालय की, तो आप कहेंगे सर राजस्थान के अंदर जो पांचवा जंतुवालय है वो है आपके, याद रखिएगा, कोटा जंतुवालय। कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, कोटा जंतुवालय। और कोटा जंतुवालय जो है इसकी स्थापना हुई है, याद रखिएगा, 1954 के अंदर। और ये कहां पर है? कोटा। यानी कि हमारे राजस्थान के अंदर, याद रखिएगा, प्रमुख रूप से जो आप 5 जंतुवालय पढ़ते हैं वो देखिए, जयपुर जंतुवालय, उदयपुर जंतुवालय, फिर है आपके बीकानेर जंतुवालय, और उसके बाद में फिर आप पढ़ते हैं आपके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, जोधपुर जंतुवालय और कोटा जंतुवालय। यानी कि इसकी हम चर्चा करते हैं तो आपके सामने क्वेश्चन बनेगा, राजस्थान का पहला जंतुवालय कौन सा? जयपुर जंतुवालय। दूसरा कौन सा? उदयपुर जंतुवालय। तीसरा कौन सा? बीकानेर जंतुवालय। चौथा कौन सा? जोधपुर जंतुवालय। पांचवा कौन सा? कोटा जंतुवालय। अच्छा, एक बात आपने नोट की है, इनमें से यानी कि राजस्थान के अंदर कितने जंतुवालय हैं? आप कहेंगे सर 5। तो इनमें से वे कौन सा जंतुवालय है जो आज़ादी के बाद स्थापित हुआ है? तो आप कहेंगे सर वो एकमात्र है। इसीलिए एक बार एग्जाम ने क्वेश्चन पूछ भी लिया था कि राजस्थान में आज़ादी के बाद स्थापित होने वाला जो जंतुवालय था वो कौन सा है? याद रखिएगा, कोटा जंतुवालय। एक बार एग्जाम ने यह भी पूछा कि ऐसा कौन सा जंतुवालय है जो घोड़ावण की प्रजनन स्थली के लिए जाना जाता है? तो याद रखिएगा, घोड़ावण की जहां प्रजनन स्थली है कौन सा जंतुवालय है? तो याद रखिएगा वो है आपके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जोधपुर जंतुवालय। कौन सा है? जोधपुर जंतुवालय। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। तो राजस्थान में जंतुवालय 5, और आप देखेंगे जयपुर, उदयपुर, आपके बीकानेर, जोधपुर और कोटा, प्रारंभ में ये जो 5 संभाग थे वही 5 जंतुवालय हैं। प्रारंभ में जो 5 संभाग थे वही क्या है? आपके 5 जंतुवालय। ठीक है। अगली बात हम करते हैं कि राजस्थान में मृगवन कितने हैं? ये भी एक होता है कि राजस्थान में कुल मृगवन, तो आप कहेंगे सर राजस्थान में जो कुल मृगवन हैं उनकी संख्या है, याद रखिएगा, 7। राजस्थान में जो कुल मृगवन हैं वो कितने हैं? तो आप कहेंगे सर राजस्थान में कुल मृगवन हैं 7 मृगवन। भाई जंतुवालय कितने हैं? 5, और मृगवन कितने हैं? तो आप कहेंगे सर मृगवन हैं 7। वही क्वेश्चन, प्रथम मृगवन देखिए, राजस्थान का जो पहला मृगवन है वो है आपके सामने चित्तौड़गढ़ मृगवन। कौन सा है? चित्तौड़गढ़ मृगवन, चित्तौड़गढ़, 1969, राजस्थान का प्रथम, याद रखिएगा। तो राज्य का जो प्रथम मृगवन है 1969 के अंदर, कहां पर? तो आप याद रखिएगा, चित्तौड़गढ़। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है। अच्छा, दूसरा, राजस्थान का जो दूसरा मृगवन है वो है आपके सज्जनगढ़ मृगवन। कौन सा है? सज्जनगढ़ मृगवन। और आप सब जानते हैं कि सज्जनगढ़ जो मृगवन है वो आपके उदयपुर के अंदर है और इसकी स्थापना है 1984।
राज्य का प्रथम मृगवन है चित्तौड़गढ़ मृगवन, चित्तौड़गढ़ में। राज्य का दूसरा मृगवन है सज्जनगढ़ मृगवन, उदयपुर के अंदर, जिसकी स्थापना है देखिए 1984, याद रखिएगा, ठीक है। राज्य का जो तीसरा मृगवन है, राज्य का जो तीसरा मृगवन है वो है आपके, लीजिए, पुष्कर मृगवन। कौन सा? पुष्कर मृगवन। और ये जो पुष्कर मृगवन है ये है आपके पंचकुंड मृगवन के नाम से भी आप पढ़ते हैं, याद रखिएगा, पुष्कर अजमेर के अंदर। और इसकी जो स्थापना है वो हुई है, याद रखिएगा, 1985। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पुष्कर मृगवन, पहला हो गया चित्तौड़गढ़ मृगवन, दूसरा हो गया है आपके सज्जनगढ़ मृगवन, और तीसरा हो गया है पुष्कर मृगवन, ठीक है। नंबर 4 जो मृगवन है वो है आपके सामने ये, और वो है आपके माचिया सफारी मृगवन। कौन सा है? माचिया सफारी मृगवन। और माचिया सफारी जो मृगवन है वो आप सब जानते हैं कहाँ पर है, जोधपुर के अंदर। और इसकी भी स्थापना कब हुई है? आप कहेंगे सर 1985। माचिया सफारी मृगवन जोधपुर, और इसकी स्थापना भी कब हुई है? तो याद रखिएगा 1985, ठीक है। अब देखिए आगे, अगले दो जो मृगवन हैं उसमें देखिए नंबर 5 अशोक विहार मृगवन। एक तो आपके ये है अशोक विहार मृगवन। एक है आपके सामने नंबर 6 संजय उद्यान मृगवन, संजय उद्यान मृगवन। अब ये दोनों जो मृगवन हैं, चाहे संजय उद्यान मृगवन हो या अशोक विहार मृगवन, ये दोनों जो हैं वो है आपके कहाँ पर? तो आप कहेंगे सर जयपुर में। और एक खास बात, इन दोनों की जो स्थापना है वो हुई है 1986 के अंदर। पहला मृगवन याद रखिएगा कौन सा? चित्तौड़गढ़ मृगवन 1969। दूसरा मृगवन कौन सा? सज्जनगढ़ मृगवन। तीसरा कौन सा? पुष्करवाड़ा। चौथा कौन सा है? माचिया सफारी। पांचवा कौन सा है? अशोक विहार। छठा कौन सा है? याद रखिएगा संजय उद्यान। और ये दोनों ही जयपुर में और 1986 के अंदर। सातवां जो मृगवन है, सातवां मृगवन वो है आपके जोधपुर के अंदर, और वो है आपके अमृता देवी मृगवन। ऐसा है अमृता देवी मृगवन। और ये जो अमृता देवी मृगवन है ये स्थापना है 1994 के अंदर। कहाँ पर है ये? तो याद रखिएगा खेजड़ली जोधपुर। ये हो गए हैं आपके राजस्थान के अंदर कुल मृगवन। और कुल मृगवन कितने हैं? याद रखिएगा 7। क्लियर? तो सबसे पहले हमने जंतु वाले देखे जो कि आपके 5 हैं, उसके बाद में मृगवन देखे जो कि कितने हैं? 7 हैं। और अगली बात हम करते हैं राजस्थान में बायोलॉजिकल पार्क कितने हैं। राजस्थान में बायोलॉजिकल पार्क, या फिर कई बार नाम आता है जैविक उद्यान, कितने हैं? राजस्थान में बायोलॉजिकल पार्क या फिर जैविक उद्यान जो हैं वो कितने हैं? तो आर्थिक सर्वे के अनुसार तो अभी तक कितने हैं? याद रखिएगा 4 हैं। अच्छा, कौन कौन से हैं? वही बात है, सबसे पहले राजस्थान का प्रथम बायोलॉजिकल पार्क या जो जैविक उद्यान है वो कौन सा है? तो आप कहेंगे सर राजस्थान का प्रथम जो बायोलॉजिकल पार्क या जैविक उद्यान है वो है आपके, देखिए, सज्जनगढ़ जैविक उद्यान। कौन सा है? सज्जनगढ़ जैविक उद्यान, जिसकी स्थापना याद रखिएगा 2015 के अंदर हुई। और ये कहाँ पर है? उदयपुर में। राजस्थान का प्रथम बायोलॉजिकल पार्क या जैविक उद्यान है सज्जनगढ़ जैविक उद्यान, याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा जो है वो है आपके, याद रखिएगा, माचिया सफारी। माचिया सफारी बायोलॉजिकल पार्क। माचिया सफारी जो बायोलॉजिकल पार्क है ये है आपके कहाँ पर? तो आप कहेंगे सर जोधपुर के अंदर, और ये शुरू 2016। राज्य का तीसरा
कौन सा? राज्य का तीसरा बायोलॉजिकल पार्क। आप कहेंगे सर राज्य का तीसरा जो है वो है आपके नाहरगढ़ जैविक उद्यान। नाहरगढ़ जैविक उद्यान। और नाहरगढ़ जैविक उद्यान याद रखिएगा कहाँ पर? जयपुर के अंदर 2016। अच्छा, राज्य का चौथा बायोलॉजिकल पार्क। आप कहेंगे सर राज्य का जो चौथा बायोलॉजिकल पार्क है वो है आपके, याद रखिएगा, अभेड़ा। अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क। और अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क जो है वो है आपके कहाँ पर? तो याद रखिएगा कोटा। और ये आपके कोरोना काल के बाद 2021। तो वर्तमान राजस्थान के अंदर बायोलॉजिकल पार्क कितने हैं? 4। अच्छा, पांचवा जो निर्माणाधीन है वो है आपके, याद रखिएगा, मरुधरा। पूछा जाएगा आपको कि निम्न में से मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क जो है वो आपके निर्माणाधीन है, वो आपके कहाँ पर है? तो याद रखिएगा बीकानेर। अच्छा, इसके अलावा बायोलॉजिकल पार्क जो है वो और भी बनेंगे। कहाँ कहाँ पर? एक तो बनेगा अलवर के अंदर जो कि पिछली बार बजट में था, और उससे पिछली बार भी बजट में था कि अजमेर में भी बनेगा, पुष्कर में। तो वर्तमान के अंदर राजस्थान में जो बायोलॉजिकल पार्क हैं उनकी संख्या 4 है। अच्छा, यहाँ से एक डाउट सा आपको हो सकता है कि सर हमने नाहरगढ़ भी पढ़ा है पहला। नहीं, सबसे पहले ये घोषणा हुई थी कि राजस्थान का पहला बायोलॉजिकल पार्क जो है वो नाहरगढ़ बनेगा, ये घोषणा हुई थी। लेकिन बना पहले कौन सा था? सज्जनगढ़ वाला। ठीक है, तो राजस्थान में बायोलॉजिकल पार्क हो गए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा 4। ये पांचवा भी याद रखिएगा मरुधरा, और उसके अलावा अलवर के अंदर और बनेगा, अजमेर में और भी। उसके अलावा राजस्थान में मृगवन याद रखिएगा कितने हैं? 7 मृगवन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके अलावा राजस्थान के अंदर कौन से? जंतु वाले। तो हाँ जी, नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आशा उम्मीद है आप सब मस्त हैं और अपनी तैयारी में व्यस्त हैं। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। आज के हमारे इस सेशन के अंदर हम जिस बिंदु के बारे में चर्चा करने वाले हैं वह एग्ज़ाम के लिए बेहद ही खास, बेहद ही इम्पोर्टेंट, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे आरपीसी द्वारा हो या फिर आरएसएसबी बोर्ड द्वारा, प्रत्येक एग्ज़ाम के अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है। आज का जो हमारा बिंदु है वो है आपके सामने कंजर्वेशन रिजर्व। कौन सा बिंदु है? कंजर्वेशन रिजर्व, या जिन्हें हम कहते हैं संरक्षित क्षेत्र। आप कहेंगे सर सबसे पहले तो ये होता क्या है? राज्य सरकार द्वारा हमारे यहाँ पर जितने भी राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य हैं उनके आसपास का जो एरिया होता है उसे बफर जोन के रूप में विकसित किया जाता है, ताकि वहाँ पर जो वन्य जीव हैं, जो वन्य संपदा है या जो जैव विविधता है उनका हम क्या कर सकें? संरक्षण कर सकें। इस उद्देश्य से क्या बनाए जाते हैं? कंजर्वेशन रिजर्व। अब एग्जाम के लिए क्या क्वेश्चन है? देखिए, बदलते हुए पैटर्न के आधार पर और पुराने जिस तरीके से पूछे जाते थे एक बार उनकी चर्चा करते हैं, फिर ये पूरा जो टॉपिक है आपको बहुत ही शानदार तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और आपको इसी प्रकार से नोट डाउन करना है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। देखिए, कंजर्वेशन रिजर्व से शुरुआत करते हैं। तो प्रारंभ के अंदर जो क्वेश्चन बनते थे उसमें डायरेक्ट नाम दिया जाता था और आपको पूछा जाता था, जैसे बिशलपुर कंजर्वेशन रिजर्व कौन से जिले में, या फिर रणखार कंजर्वेशन रिजर्व कौन से जिले में, या जो नवीनतम बनता था उसके आधार पर आपको क्वेश्चन पूछ लेता था। अब क्वेश्चन पूछने के तरीके ये हैं कि एक तरफ आपके सामने 4 कंजर्वेशन रिजर्व देगा और सामने 4 जिलों के नाम और कहेगा मिलान करो। एक तो ये एक होता है कि 4 कंजर्वेशन रिजर्व, सामने 4 जिलों के नाम और पूछेगा कौन सा असुमेलित है। अब आजकल क्वेश्चन पूछने लग गया है कि 4 कंजर्वेशन रिजर्वों के नाम दिए और कहेगा दिए गए कंजर्वेशन रिजर्व को उत्तर से दक्षिण या पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम में जमाइए। तो आइए इस सारे के सारे बिंदु को हम समझते हैं वन लाइनर के तौर पर। इसी प्रकार आप कॉपी के अंदर नोट डाउन करिएगा। बहुत ही शानदार सा बिंदु है, बताने की आवश्यकता ही नहीं है, आप स्टार लगा लीजिए क्योंकि एग्जाम के अंदर 100% आने वाला क्वेश्चन है, ये आएगा ही आएगा। ठीक है, तो करें शुरू। लीजिए सबसे पहला क्वेश्चन कि राजस्थान में जो कंजर्वेशन रिजर्व या संरक्षित क्षेत्र है उनकी संख्या वर्तमान में कितनी है? तो याद रखिएगा 40।
यानी कि वर्तमान में राजस्थान में कुल कितने कंजर्वेशन रिजर्व हैं, याद रखेंगे आप 40 है। ठीक है। पूछा जाए प्रथम कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा, तो आप कहेंगे सर वो बना था आपके बिसलपुर कंजर्वेशन रिजर्व, जो कि कहां पर है, टोंक में। कब बना था, 2008 के अंदर। एक तो प्रथम, एक आपको याद रखना है राजस्थान का सबसे नवीनतम यानी कि 40वां जो कंजर्वेशन रिजर्व है वो कौन सा बना है, तो वो बना है खेजड़ली कला, जो कि आपके कहां पर है, जोधपुर। याद रखिएगा 17 दिसंबर 2025 को इसकी घोषणा हुई थी। ठीक है। तो प्रथम कौन सा है, याद रखिएगा बिसलपुर कंजर्वेशन रिजर्व टोंक, और नवीनतम 40वां कौन सा है, याद रखिएगा खेजड़ली कला, जोधपुर। ठीक है। अगली बात, हमारे राजस्थान का वे कौन सा जिला है जहां पर सर्वाधिक कंजर्वेशन रिजर्व हैं। सीधा क्वेश्चन आ जाएगा, सर्वाधिक कंजर्वेशन रिजर्व वाला जिला कौन सा है, याद रखिएगा वो है आपके सामने 12। राजस्थान में सर्वाधिक कंजर्वेशन रिजर्व वाला जिला कौन सा है, 12। और 12 में कुल कितने कंजर्वेशन रिजर्व हैं, याद रखेंगे 7। ठीक है। लेकिन आपको पूछ ले कि 12 के बाद में सर्वाधिक कंजर्वेशन रिजर्व कौन से जिले में है, तो वो है झुंझुनू के अंदर। याद रखिएगा कितने, 5। आजकल क्या है, 2 नंबर ज्यादा पूछा जा रहा है। ठीक है। तो 4 बिंदु हो गए, कुल कितने हैं, 40। प्रथम कौन सा है, बिशलपुर। 40वां कौन सा बना, खेजड़ली कला, जोधपुर। सर्वाधिक कौन से जिले में है, 12 में 7। अच्छा, दूसरा झुंझुनू के अंदर है कितने, 5। अब इसके बाद में सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है राजस्थान का, तो याद रखिएगा राजस्थान का सबसे बड़ा जो कंजर्वेशन रिजर्व है वो है आपके बालेश्वर, जो कि आपके कहां पर है, शिक्कर के अंदर। और इसका एरिया कितना है, तो 221.69 वर्ग किलोमीटर के अंदर ये फैला हुआ है। लेकिन आपको पता ही है आजकल एग्जामिनर 2 नंबर वाला ज़्यादा पूछता है। तो दूसरा सबसे बड़ा कौन है, याद रखिएगा शाहबाद जंगल, जो कि आपके 12 के अंदर है। इसका एरिया है 183.39 वर्ग किलोमीटर। तो सबसे बड़ा कौन सा है, बालेश्वर, याद रखिएगा आपके नीम का थाना शिक्कर में आता है। और दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है, याद रखिएगा शाहबाद जंगल, 12। बात करते हैं सबसे छोटे की। सबसे छोटा जो है वो है आपके बीड़ मोहाना। कौन सा है, बीड़ मोहाना बी। एक बीड़ मोहाना ए भी है, वो भी जयपुर में, लेकिन सबसे छोटा है बीड़ मोहाना बी, जयपुर के अंदर, जिसका एरिया है 0.10 वर्ग किलोमीटर। याद रखिएगा। अच्छा, इसके अलावा 2 नंबर पर जो है वो है आपके, याद रखिएगा रोटू नागौर के अंदर है 0.73 वर्ग किलोमीटर में। ये तो हुआ एक छोटा सा बेसिक सा परिचय कि हम जिस बिंदु को पढ़ रहे हैं कंजर्वेशन रिजर्व कुल कितने हैं, 40। प्रथम कौन सा है, बिशलपुर। नवीनतम कौन सा है, खेजड़ली। सर्वाधिक कहाँ पर है, 12 में कितने हैं, 7 है, याद रखिएगा। झुंझुनू में 5 है। सबसे बड़ा कौन सा है, बालेश्वर। 2 नंबर कौन सा है, शाहबाद। सबसे छोटा कौन सा है, बीड़ मोहाना बी। अच्छा, 2 नंबर वाला सबसे छोटा कौन सा है, रोटू नागौर। साथ साथ में याद करते चलिए और बताइए सारी चीज़ें क्लियर हो रही है, सारी बातें क्लियर हो रही। इसी प्रकार कॉपी के अंदर भी नोट डाउन करना है। ये बात हुई। अब जो और तरीके से, नए तरीके से क्वेश्चन बनने की संभावना है वो है आपके सामने। ये आपको पूछा जाएगा हाल ही के अंदर नवीनतम जो कंजर्वेशन रिजर्व है वो कौन कौन से हैं। वो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा जा सकता है। देखिए 40वां जो सबसे नवीनतम है वो तो है आपके खेजड़ली कला, याद रखिएगा, जोधपुर के अंदर। लेकिन 39वां कौन सा है, तो ये है बुच्चारा मेन, कोटपुतली बहरोड। याद रखिएगा एक नवीनतम जो नवगढ़ी जिला है उसके अंदर आया है, तो ये बेहद ही खास है। बुचारा मेन कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पर, कोटपुतली बहरोड। अच्छा, 38वां तो आप कहेंगे सर वो है मोकाला पारवर, यह आपके कहाँ पर है, याद रखिएगा जैसलमेर के अंदर। और 37वां कौन सा बना, तो याद रखिएगा वो है आसोप कंजर्वेशन रिजर्व, जो कि कहाँ पर है, भीलवाड़ा के अंदर। तो 4 ये और इंपॉर्टेंट हो गए भाई। ये बातें तो क्लियर होगी। 40 हैं, बिसलपुर है, खेजड़ली है, 12 में 7 है, झुंझुनू में 5 है, बालेश्वर, शाहबाद, बीड़, मुहाना और रोटू। उसके बाद में ये फिर 37वां आसोप वाला है, 38वां मोकाड़ा है, याद रखिएगा। 39वां बुचारा मेन है, कोटपुतली बहरोड वाला। और 40वां कौन सा है, खेजड़ली कला। हाल ही में नवगठित कंजर्वेशन रिजर्व का सही क्रम है। इनके ये चारों नाम दे देगा उल्टे पुल्टे करके और कहेगा दिए गए कंजर्वेशन रिजर्व को नवीनतम निर्मित के आधार पर सही क्रम में जमाइए, तो वो ऐसे क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है, आगे बढ़े। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। लीजिए अब हमें पढ़ना है कि राजस्थान में ये जो कुल कंजर्वेशन रिजर्व है वो कौन कौन से हैं।
क्योंकि वहाँ से भी वन लाइनर क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको एक बहुत ही शानदार तरीके से आपके सामने सजाया है कि बीकानेर संभाग के अकॉर्डिंग, अजमेर संभाग के अकॉर्डिंग, जोधपुर संभाग के अकॉर्डिंग, कोटा संभाग के अकॉर्डिंग और जयपुर संभाग के अकॉर्डिंग और उदयपुर संभाग के अकॉर्डिंग। आप सब जानते हैं कि हमारे राजस्थान में कुल कितने संभाग हैं, तो आप कहेंगे सर 7 संभाग हैं। भाई ये तो आप सब जानते ही हैं, इसमें तो क्या ही बताऊँ मैं। देखो राजस्थान में कुल कितने संभाग हैं, तो आप कहेंगे सर 7 संभाग हैं। कौन कौन से? आप कहेंगे सर उत्तर की तरफ देखेंगे तो बीकानेर है, पश्चिम की तरफ आप देखेंगे तो जोधपुर संभाग है, दक्षिण की तरफ देखेंगे तो उदयपुर संभाग है, दक्षिण पूर्वी की तरफ देखेंगे तो कोटा संभाग है, इधर आप देखेंगे तो याद रखिएगा जयपुर संभाग है, बीच में आप देखेंगे तो अजमेर संभाग है और पूर्वी की तरफ से आप देखेंगे तो कौन सा है? भरतपुर संभाग। हमारे राजस्थान में वर्तमान के अंदर 7 संभाग हैं और हम कंजर्वेशन रिजर्व पढ़ रहे हैं संभाग के आधार पर ही। लेकिन याद रखिएगा इन 7 संभागों में से एकमात्र ऐसा संभाग है जिसमें कोई कंजर्वेशन रिजर्व नहीं है। तो ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बन सकता है कि कौन सा संभाग जिसमें कोई कंजर्वेशन रिजर्व नहीं है। याद रखिएगा कोई कंजर्वेशन रिजर्व नहीं है। तो फिर याद रखिएगा एग्जाम के लिए बेहद खास और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि सर जिस संभाग में कोई कंजर्वेशन रिजर्व नहीं है वो है आपके भरतपुर संभाग। इसका मतलब बाकी 6 संभागों में है। ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है, एग्जामिनर वहां तक सोच रहा है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत अच्छा और बेहतरीन सा क्वेश्चन बनने की संभावना है। अब इसके अलावा बाकी 6 संभागों में जो जो कंजर्वेशन रिजर्व हैं, आइए उन सब के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि आपको ये कंजर्वेशन रिजर्व इसी हिसाब से याद रहेंगे। ठीक है, तो एक बात तो क्लियर हो गई कि भरतपुर संभाग में तो नहीं है। ठीक है, लीजिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग में एक ही है, बीकानेर संभाग में एक ही कंजर्वेशन रिजर्व है और वो भी है आपके जोहोड़ बीड़ कंजर्वेशन रिजर्व बीकानेर। ठीक है, तो बीकानेर संभाग में केवल एक ही है। इसका मतलब मूल रूप से जो आपको कंजर्वेशन रिजर्व पढ़ने हैं वो आपको 5 संभागों में ही पढ़ने हैं। भाई एक में तो है भी नहीं, भरतपुर में तो, बीकानेर में है तो एक ही है, कौन सा? जोड़ बीड़ बीकानेर। बस याद हो गया। आइए चलते हैं अजमेर संभाग की ओर। अब देखिए अजमेर संभाग में कितने हैं आपके और कौन कौन से। देखिए अजमेर संभाग में सबसे पहले बात करते हैं नागौर जिले की। देखिए नागौर जिले में 2 कंजर्वेशन रिजर्व है। एक तो है आपके रोटू कंजर्वेशन रिजर्व और एक है आपके गोगेलाव कंजर्वेशन रिजर्व, और दोनों ही बेहद खास हैं। आप चाहे आरएस का पेपर उठा लीजिए, एसआई का पेपर उठा लीजिए, इन दोनों में से एक जरूर पूछा जाता है। अच्छा, रोटू की तो खास बात भी है, ये दूसरा सबसे छोटा कंजर्वेशन रिजर्व है। याद रखिएगा 0.73 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो रोटू और गोगेलाव ये दोनों कहाँ पर है? नागौर जिले में, और नागौर के संभाग में आता है अजमेर संभाग में। बात क्लियर हो गई भाई। एक याद हो गया, जोहोड़ बीड़ बीकानेर के अंदर है, बीकानेर संभाग में एक ही है पूरे। अच्छा, इधर अजमेर संभाग की बात कर रहे हैं तो नागौर में 2 है। कौन कौन से? एक तो है आपके रोटू और एक याद रखिएगा गोगेलाव। दोनों कहाँ पर है? नागौर में। ठीक है, एक अगला है आपके अजमेर संभाग के अंदर, वो है टोंक जिले के अंदर, और वो है बिशलपुर। बिशलपुर आपको याद भी है कि राजस्थान का प्रथम कंजर्वेशन रिजर्व है, 2008 में बना था, टोंक जिले में है। ठीक है, अब इसके अलावा देखिए 2 अजमेर में है। कौन कौन सा? एक तो है खरमोर कंजर्वेशन रिजर्व और एक है गंगा भैरव घाटी कंजर्वेशन रिजर्व। एक तो है खरमोर कंजर्वेशन रिजर्व अजमेर और एक है गंगा भैरव घाटी अजमेर। तो ये 2 अजमेर के अंदर हैं। अच्छा, 3 भीलवाड़ा में हैं। कौन कौन से हैं? देखो, एक तो है आपके बीड़ घास फुलिया खुर्द, एक है हमीरगढ़ और एक है याद रखिएगा आसोप कंजर्वेशन रिजर्व। तो अजमेर संभाग के अंदर आपके कितना हो गया? 1 हो गया। अजमेर संभाग की बात करेंगे तो कितने हो गए आपके? 3 2 5 5 और 3 कितने हो गए हैं? 8। ये लो, अजमेर संभाग के 8 कौन कौन से? देखो, खरमोर और गंगा भैरव घाटी दोनों अजमेर में हैं। आसोप, हमीरगढ़
और बीड़, घास, फुलिया खुर्द ये तीनों भीलवाड़ा में हैं। एक आपके बिसलपुर टोंकवाड़ा है, याद रखिएगा। और रोटू और गोगेला दोनों नागौर के अंदर है। ठीक है, आगे अब हम बात करते हैं, हमारे सामने दो संभाग हो रहे हैं, एक कोटा संभाग है और एक कौन सा है, जोधपुर संभाग। सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं जोधपुर संभाग की। जोधपुर संभाग में कौन कौन से हैं, तो देखिए, एक तो अभी जो सबसे नवीनतम है वो है खेजड़ली कला, याद रखिएगा, सबसे नवीनतम बना है खेजड़ली कला जोधपुर। एक आपके मोकाला जो कि जैसलमेर के अंदर है, जोधपुर संभाग में आता है। एक आपको पता हो तो कुर्जा कंजर्वेशन रिजर्व खिंचन के अंदर है, और खिंचन वर्तमान के अंदर जिस जिले में आता है वो फलोदी है, याद रखिएगा। एक आपके गुड्डा विष्णुयान है जो कि प्रोपरी जोधपुर के अंदर है। एक आपके रणखार है, रणखार कंजर्वेशन रिजर्व, याद रखिएगा, चित्तलवाना तहसील जालोर के अंदर है वर्तमान। एक है आपके सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व जो कि आपके कहां पर है, याद रखिएगा, जालोर और सिरोही दो जिलों में विस्तृत है। ऐसे हम कंजर्वेशन रिजर्व अभी देखेंगे जो दो दो जिलों में विस्तृत है। तो याद रखिएगा, सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व जालोर और सिरोही में है, दो पाली के अंदर है, जमई बांध लेपर्ड फर्स्ट और जमई बांध लेपर्ड सेकंड, ये दोनों कहां पर है, पाली के अंदर। और एक आपके सिरोही में है वाडा खेड़ा कंजर्वेशन रिजर्व। यानी कि जोधपुर संभाग में कुल कितने हैं, तो आप कहेंगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। जोधपुर संभाग में टोटल कंजर्वेशन रिजर्व कितने हैं, 9। आइए चलते हैं कोटा संभाग की ओर। कोटा संभाग की हम बात करते हैं तो देखिए, यहां पर सर्वाधिक किसमें है, तो आप कहेंगे सर 12 जिले में। 12 में कितने हैं, 7, और एक हो गया आपके की कोटावाड़ा, कितने हो गए, 8। तो कोटा संभाग में टोटली 8 है। कोटा में एक ही है, कौन सा, याद रखना है, उमेदगंज पक्षी विहार। कोटा जिले के अंदर एक ही कंजर्वेशन रिजर्व है और वो है उमेदगंज पक्षी विहार कंजर्वेशन रिजर्व कोटा। लेकिन कोटा संभाग में टोटली कितने हैं, आप कहेंगे सर 8। अब 7 12 में कौन कौन से हैं, देखो, शाहबाद जंगल है, आप जानते ही हैं राज्य का दूसरा सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व है ये। उसके अलावा देखो, साबा तलहटी है, रामगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व है, बांज आमली कंजर्वेशन रिजर्व है, सोरसेन फर्स्ट है, सेकंड है और थर्ड है, याद रखिएगा। ठीक है, सोरसेन फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, साहबा जंगल है, साहबा तलहटी है, रामगढ़ है और बांज आमली है, याद रखिएगा। इसके अलावा जोधपुर संभाग वाले हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं। लीजिए नेक्स्ट, अगला है आपके उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग की यदि हम बात करते हैं तो उदयपुर संभाग में आपके सामने 3 आते हैं, कौन कौन से, देखो, एक तो है बाग दर्रा मगरमच्छ या बाग दर्रा क्रोकोडाइल कंजर्वेशन रिजर्व है, ठीक है, उदयपुर के अंदर है। एक है आपके अमरक महादेव लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, ये भी उदयपुर के अंदर है। और एक है आपके महासीर कंजर्वेशन रिजर्व, ये भी उदयपुर में है। यानी कि उदयपुर में 3 ही कंजर्वेशन रिजर्व हैं और तीनों कहां पर है आपके, याद रखिएगा, उदयपुर में। क्या क्या नाम है, तो आप कहेंगे सर वाघ दर्रा क्रोकोडाइल कंजर्वेशन रिजर्व, अमरक महादेव लेपर्ड, और एक है आपके सामने महासीर कंजर्वेशन रिजर्व उदयपुर। ये तीनों कहां पर है आपके, उदयपुर में। अगली बात हम करते हैं वो है जयपुर संभाग। लीजिए, जयपुर संभाग में कौन कौन से हैं, तो आप कहेंगे सर जयपुर संभाग की यदि हम बात करते हैं तो देखो, सबसे पहले जयपुर की बात कर लेते हैं। जयपुर में 3 हैं, कौन कौन सा, देखो, झालाना आमागढ़ कंजर्वेशन रिजर्व है, आपको पता हो तो लेपर्ड सफारी है झालाना में भी और आमागढ़ में भी, ठीक है। फिर एक है बीड़ मुहाना ए और बीड़ मुहाना बी, ये भी कहां पर है, जयपुर में। तो 3 जयपुर में है। फिर उसके बाद में आप नवगट्टी जिले के अंदर देखेंगे कोटपुतली बहरोड में है, कौन सा, बुचारा मेन कंजर्वेशन रिजर्व है। यह आपके कोटपुतली बहरोड संभाग कौन सा है, जयपुर संभाग, ठीक है। उसके बाद में देखो, हम देख लेते हैं आपके झुंझुनू के अंदर जो 5 है, कौन कौन से, देखिए, एक तो है आपके मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व झुंझुनू, एक है आपके बांसियाल खेतड़ी बागोर झुंझुनू, एक है बांसियाल खेतड़ी केवल झुंझुनू, एक है बीड़ कंजर्वेशन रिजर्व झुंझुनू। ये जो बीड़ वाले नाम आ रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्या पता किसी एग्जाम के अंदर चारों एक तरफ बीड़ के नाम से आए, बीड़ घास फुलिया खुर्द, बीड़ कंजर्वेशन रिजर्व, बीड़ मुहाना ए, इस प्रकार से आ सकता है, ध्यान रखेंगे आप।
ठीक है। और एक शाकंभरी जो है कंजर्वेशन रिजर्व, इसका विस्तार 2 जिलों में है, सीकर और झुंझुनू में। इसके अलावा सीकर में 2 और याद रखेंगे आप, कौन कौन से हैं? बालेश्वर कंजर्वेशन रिजर्व आपके सीकर जो कि सबसे बड़ा है, और बीड़ फतेहपुर कंजर्वेशन रिजर्व जो कि सीकर में है। तो जयपुर संभाग में टोटल कितने हो गए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। जयपुर संभाग में हो गए हैं 11, उदयपुर संभाग में हो गए हैं 3। जयपुर संभाग में हो गए हैं 11, उदयपुर संभाग में हो गए हैं 3। 11 और 3 कितने हो गए हैं? तो आप कहेंगे सर 14। उसके बाद में फिर देखो 8 हो गए हैं आपके कोटा संभाग में। 14 और 8 कितने हो गए हैं? तो आप कहेंगे 22। उसके बाद में 9 है जोधपुर संभाग में, तो 22 और 9 कितने हो गए हैं? 31। उसके बाद में 8 आपके अजमेर संभाग में हैं, कितने हो गए हैं? 39। और एक आपके ये रहा बीकानेर के अंदर, टोटल कितने हो गए हैं? 40। और हमारे राजस्थान में वर्तमान में कंजर्वेशन रिजर्व कितने हैं? 40। पूछने के तरीके मैंने आपको सारे बता दिए, इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। टोटल कितने हैं? 40। पहला कौन सा है, नवीनतम कौन सा है, सर्वाधिक कौन से में है, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा। हाँ, एक बात और देख लीजिए, एक बात और इम्पोर्टेंट ये है कि हमने अभी जो कंजर्वेशन रिजर्व पढ़े उसमें एक तो ये बड़ी यूनिक सी बात है, कभी नहीं पूछी गई लेकिन पूछी जाएगी आपको, कि कौन से संभाग में कंजर्वेशन रिजर्व नहीं है। याद रखिएगा, भरतपुर संभाग के अंदर ये पूछा जाएगा। उसके अलावा आपको ध्यान ये रखना था कि 2 ऐसे कंजर्वेशन रिजर्व हमने पढ़े हैं जहां पर आप देखते हैं कि उसका विस्तार 2-2 जिलों में है। कौन कौन सा? एक तो हमने पढ़ा है सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व, जिसका विस्तार है जालोर और याद रखिएगा सिरोही के अंदर। एक हमने पढ़ा है शाकंभरी कंजर्वेशन रिजर्व, जिसका विस्तार है सीकर और झुंझुनू के अंदर। ठीक है, तो ये जो बिंदु है आज का, ये था हमारा महत्वपूर्ण कंजर्वेशन रिजर्व से संबंधित। आशा उम्मीद है कि आपको ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। प्रत्येक एग्जाम, चाहे आरपीसी करवा रही है या आरएसएसबी बोर्ड, कोई सा भी एग्जाम हो, एक क्वेश्चन जरूर आता है, और एक क्वेश्चन ये जाए ये आपके गलत नहीं होना चाहिए, इसीलिए पूरे कंसेप्ट को आपके सामने रखा गया है। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा सेशन। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।